सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरे साथ हैं 4 पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स, जिसमें से पहला मैं ही हूँ। मेरा नाम है मोनू मिश्रा। मैंने अपनी पीएचडी करी है एनपीएल से, सीएसआर एनपीएल। मेरे साथ है डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। मैंने बीएचयू से पीएचडी की है। और मैं चेतन सैनी, मैंने पीएचडी की है शिवनाथ यूनिवर्सिटी से। Myself Nitesh Chaurasia. I had done my PhD from IIT BHU. सो बेसिकली आज की ये वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम चारों ने अलग अलग जगह से पीएचडी करी है। मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट से करी है, सर ने यूनिवर्सिटी से करी है, गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सर ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करी है और नितेश ने आईआईटी बीएचयू से करी है। तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे जो पीएचडी का प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो चेंज होता है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ये रहते हैं कि अगर हम अलग अलग जगह से पीएचडी करेंगे तो कैसे चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो डिफरेंट लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारा आज का कि एडमिशन एंड फेलोशिप, कि कैसे एडमिशन और फेलोशिप चेंज होता है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे सीएसआर एनपीएल में 2 तरह से एडमिशन होता है। ईदर आपके पास नेट जेआरएफ हो या फिर आप वहाँ पे किसी न किसी प्रोजेक्ट में इनरोल्ड हो, तभी आपका एडमिशन होगा। गेट जैसी या जस्ट जैसी कोई भी फेलोशिप वहाँ वैलिड नहीं होती है। यूनिवर्सिटी में बेसिकली 2 तरीके से दाखिले लिए जाते हैं। पहला तो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। इसके अलावा एक वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें सीधे आप एंट्रेंस टेस्ट ना देके सीधे इंटरव्यू में अपीयर होते हो। उसके लिए आपके पास गेट या नेट या जेआरएफ होना चाहिए। और जो फेलोशिप की बात है, जो लोग तो वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं उनको 5,000 कुछ जगहों पे 8,000 रुपये यूजीसी स्पॉन्सर्ड फेलोशिप होती दी जाती है। और जो लोग जेआरएफ के थ्रू आते हैं उनको जो है जो भी एजेंसी है उनसे जो भी पैसे मिलते हैं 31,000 रुपये वो मिलने लगते हैं। शिवनाथ यूनिवर्सिटी में जनरली दे कंडक्ट देयर ओन रिटन एग्जाम फॉलोड बाय देयर इंटरव्यू, बट इफ़ यू हैव क्वालिफाई CSIR और NET, then they give you more weightage. No need to give written exam. Directly you can give the interview. But yes, of course, written exam जो होता है generally they cover all this MSc the NET syllabus, और उसके बाद इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चंस जो भी हैं आपके वो पूछे जाते हैं। So basically in any IITs you have 2 choice to get admission. First, either you should have GATE और CSIR नेट JRF और मे बी UGC, there are 2 फंडिंग एजेंसी। तो आपके पास ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो गेट के थ्रू जो MHRD के थ्रू फेलोशिप आती है वो टाइमली आती है। और जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं CSIR JRF था और गेट भी था, तो मैंने अपनी जो फंडिंग एजेंसी थी वो MHRD चूज़ किया था। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस भी है, जैसे मोनू सर ने बोला कि आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू भी एंटर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी गेट जो होता है वो मस्ट आपके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। नहीं तो अगर वो दोनों आपके पास नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते किसी भी IIT में। तो आइदर गेट और CSIR JRF और नेट, आपके पास ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि जो एडमिशन का प्रोसेस है और फेलोशिप का जो प्रोसेस है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग है। जेआरएफ स्टैंडर्ड है जो हर जगह चलता है, मगर उसके अलावा भी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको नॉन नेट फेलोशिप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपनी फेलोशिप होती है, और किसी इस प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप आईआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्क स्टाइल, पीएचडी का वर्क स्टाइल कैसा होता है इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे मैं अपना अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शेयर करूँ तो जो वर्क स्टाइल है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है। जैसे किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो रिसर्च के लिए ही बना होता है। तो आपके पास इक्विपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा एक्सेस होता है। साथ ही साथ वहाँ पे एक छोटा सर्कल होता है, स्टूडेंट कम होते हैं तो छोटा सर्कल होता है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो काम है, काम पे फोकस करना है, कम लोग होंगे और आप दिन रात कभी भी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 9 to 5 ही करना है, आप कभी भी काम कर सकते हो। थोड़ा करिकुलर एक्टिविटीज़ कम होती है, रिसर्च पे फोकस होता है और पेपर पब्लिकेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ का वर्क स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको रिसर्च के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। जैसे आपको कई बार प्रैक्टिकल क्लासेस में लगा ली जाती है, या फिर कभी कभार जैसे MSc के या BSc के जो टेस्ट होते हैं उसमें लगा दिया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं पे क्लासेस भी दी जाती हैं।
तो आप जो है रिसर्च के अलावा जो है टीचिंग में भी कहीं न कहीं जो है इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे प्रशांत सर ने बोला, शिवनाथ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी सेम ही कल्चर फॉलो होता है कि आपको रिसर्च के साथ ये ड्यूटीज़ भी लगाई जाती है, जिसमें आप बीटेक की क्लासेस लेते हैं, उनके ट्यूटोरियल लेते हैं, लैब लेते हैं। पर इसके साथ एक चीज़ मैं वो ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पे रिसर्च के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इक्विपमेंट वाइज काफ़ी रिच लैब है, आप कभी भी कर सकते हो, आपको खुद को एक्सेस मतलब आपको मिलता है, कोई ऑपरेटर नहीं है जो आप अपना सैंपल देते हो वो करते हैं, तो एक यहाँ पे काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। उसके साथ ही एक चीज़ मैं वो ऐड करूँगा कि इंडिविजुअल लैब में आपके पास फैसिलिटी होती है, इसके अलावा एक सेंटर फैसिलिटी है वहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हैं, आप कभी भी जाओ आप एक्सेस कर सकते हो उनको, जिससे मतलब स्टूडेंट को काफ़ी एडवांटेज मिलता है। तो इस सब मामलों में आईआईटीज़ का वर्क कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे बीटेक एमटेक के भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं वहाँ पे हर ईयर। फॉर एग्जांपल मैं अगर आईआईटी बीएचयू या किसी भी आईआईटी कानपुर के आसपास की बात करूँ तो हर साल मिनिमम 4 फेस्ट जो होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो वर्क लाइफ जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। लैब का एसेस जो है वो 24/7 है, डिपेंड करेगा कि आपकी सुपरवाइज़र के अंदर में हो। एक चीज़ यहाँ पे हर आईआईटीज़ में जो मैंने देखा है वो इंस्टीट्यूट से काफ़ी डिफरेंट है कि वहाँ पे जो होते हैं कि एक सेंटर फैसिलिटी होती है, वहाँ पे ऑपरेटर होते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप डायरेक्टली जाके एसेस नहीं कर सकते, आपको अपने सैंपल देने होते हैं और जो ऑपरेटर होता है वो आपका एक्सपेरिमेंट करके आपको डेटा दे देते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक मुझे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं जब आईएससी में था तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं इधर एमटेक हों या पीएचडी वाले हों, वो खुद इंस्ट्रूमेंट को एसेस करते हैं, वहाँ पे टेस्ट देना होता है, वो टेस्ट क्लियर करते हैं। तो सारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है ड्यूरिंग पीएचडी वो उनको एक्सपोजर मिलता है। तो ड्यूरिंग पोस्ट डॉक वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है और इन फ्यूचर वो पीएचडी कहीं पे भी अगर फैकल्टी भी लगते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। अगर मैं ओवरऑल प्रेशर की बात करूं, वर्क प्रेशर की, तो वर्क प्रेशर वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में वर्क कर रहे हो और प्रोफेसर का नेचर कैसा है, ये सारी बातें हैं। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल फैसिलिटी आपके पास एक डिपार्टमेंटल फैसिलिटी भी होती है। जिस डिपार्टमेंट में आप हो उस डिपार्टमेंट फैसिलिटी में आप सारे इंस्ट्रूमेंट को एसेस कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक के अलावा अगर देखा जाए तो ये काफ़ी पॉजिटिव थिंग है किसी भी आईआईटीज़ में। अगर वर्क स्टाइल की बात में मैं और ऐड करना चाहूँ तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में मैंने देखा है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट 24/7 मतलब दिन में भी काम करते हैं, रात में भी आके काम करते हैं। और जहाँ पे फैसिलिटी की बात की जाए तो हर यूनिवर्सिटी में अपना कुछ एक सेंट्रल फैसिलिटी होता है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल फैसिलिटी होती है, लैब की भी फैसिलिटी होती है। तो यूनिवर्सिटी में एक चीज़ सबसे बढ़िया है कि आप रात में भी जाके आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट चला सकते हो, करेक्टराइजेशन कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मुझे अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी में। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ जो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएचडी का, दैट इज़ रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड फंडिंग। तो अगर रिसर्च फैसिलिटीज़ और फंडिंग की बात करूँ तो आप अगर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आपको फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपको ए से लेके जेड तक सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट का जो बनाया गया है उसका मेन मोटो ही रिसर्च करना था। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो सबसे प्लस पॉइंट होता है आपके पास वो है रिसर्च फैसिलिटीज़। आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और 24 आवर्स अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन आपके रिलेशन उस पर्टिकुलर पर्सन से कैसे है या फिर वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। दूसरी बात जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे पर्सनली लगता है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो है फंडिंग का। किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास अपनी फंडिंग नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आपकी पीएचडी ख़त्म हो गई या आपको कुछ समय के लिए फंडिंग चाहिए 6 महीने के लिए पीएचडी होने के बाद, तो ऐसी कोई भी फंडिंग किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती है। और इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको फ़ॉरेन जाना है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। जैसे मैं एनपीएल की बात करूँ तो मैं कई बार फॉरेन गया हूँ तो मुझे कोई भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट एनपीएल से नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई स्कीम होती ही नहीं है। दे आर मेड फॉर रिसर्च, तो वो रिसर्च के लिए उनके पास एडिक्वेट फंड है, बट स्टूडेंट या फिर साइंटिस्ट को बाहर भेजने के लिए कोई स्पेशल फंड नहीं होता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इशू फंडिंग को लेकर हो सकता है, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में सपोर्ट मिलता है। हाँ, जहाँ तक सेंट्रल सिटीज़ में फैसिलिटीज़ की बात है तो जो पुरानी सेंट्रल सिटीज़ हैं जैसे बीएचयू है, जेएनयू है, तो यहाँ पे फैसिलिटी की कमी नहीं है। लगभग जो है सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फिस्ट है, कैश है, और आजकल तो बहुत सारी जो सेंट्रल सिटीज़ हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत आ गई हैं, तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो गई हैं। तो फैसिलिटी की कमी नहीं है अभी इस समय की। जहाँ तक फंडिंग की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की कोई बहुत वैसी फंडिंग नहीं होती है कि वो मतलब बेसिकली पीएचडी स्कॉलर्स को वो फंडिंग दे। 8,000 या 4,000 5,000 जो भी रुपीज़ दी जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 साल तक देते हैं, कुछ में 4 साल तक देते हैं, जैसे बीएचयू में 4 साल तक ही दी जाती है। इसके अलावा अगर बाहर जाने की बात करें तो वैसे
सिर्फ 8 या 10 हज़ार रुपये कुछ यूनिवर्सिटी देती है आपको बाहर जाने के लिए, फ़ॉरेन वगैरह में अगर आपको जाना है। लेकिन अगर आपको फ़ॉरेन जाना है और आपको पैसे लेने हैं तो आपको जो है डिपेंड होना पड़ता है DST के पास, CSIR के पास, इस तरीके के स्पॉन्सर्ड एजेंसीज़ के ऊपर, तब वहाँ से आप फंड लेके जा सकते हैं। जनरली अगर कंपेयर करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो मेनली जो फंडिंग आती है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही आती है, लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल इन पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट है या जो है डिपार्टमेंट है स्टूडेंट को पार्शियली या फुल वे ऑफ भी दे सकता है, जैसे वो कॉन्फ्रेंस हो अटेंड कर सकता है। इसके अलावा जो PI होते हैं, जो गाइड होते हैं, उनके पास जो प्रोजेक्ट होता है वो वहाँ से स्टूडेंट को फेलोशिप दे सकता है अगर उसका फेलोशिप ख़त्म हो गई है। तो ये एक एडवांटेज रहता है कि यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिपेंड ऑन द गाइड एंड डिपार्टमेंट दे कैन एक्सटेंड दिस फेलोशिप। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की बात है वो मेनली तो DST के थ्रू होता है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट कैन सपोर्ट पार्शियली। देखा जाए कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी नहीं होती है, सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक शिवनाथर दे आर वेरी रिच इन रिसर्च, दे आर हाईली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो एडवांटेजेस है। इसके अलावा XRD, मतलब जो भी मैं अगर एक्सपेरिमेंटेशन की बात करूँ या थ्योरी की भी बात करूँ जहाँ पे क्लस्टर है, तो ये सब फैसिलिटी काफ़ी मतलब कंपेयर करें IITs में जहाँ होती है, तो इस हिसाब से स्टूडेंट का बेनिफिशियल है कि मतलब कि वो काफ़ी अच्छे मतलब पब्लिकेशन और वो सब रिसर्च कर सकता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपका कल्चर ऑफ रिसर्च काफ़ी अच्छा है। इनमें मैं बोलूँगा कि शिवनाथ यूनिवर्सिटी वन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। अगर रिसर्च फैसिलिटी की बात किया जाए तो सारे IITs जो हैं वो काफ़ी रिच हैं, तो किसी तरह की फैसिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब ये अलग बात है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है अगर वर्किंग कंडीशन नहीं है तब भी मैक्सिमम जो होते हैं वो 3 to 4 मंथ लगते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर विजिट करते हैं फॉरेन से करते हैं, तो उतने टाइम में वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं सही हो जाते हैं। तो किसी तरीके से रिसर्च फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि किसी IITs में इशू होता है। और जहाँ तक फंडिंग की बात करें तो मैक्सिमम IITs में इंटरनल सपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं IIT BHU की बात करूँ तो बिफोर 4 ईयर वहाँ पे 1.5 लाख तक का इंटरनल सपोर्ट दिया जाता था, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर 50,000 हो गया है। तो अगर किसी भी कॉन्फ्रेंस में आपको जाना होगा तो मैं टोटली एग्री करता हूँ सबसे कि आपको एक्सटर्नल सपोर्ट, फॉर एग्जांपल CSIR हुआ, DST हुआ, वहाँ से आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर इस तरह की बातें किया जाए तो फंडिंग जो है वो बड़ा इशू आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट की बात करें, IITs की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा आता है कि एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जैसे कि आप PhD करते तो आप सिर्फ PhD नहीं करते, आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करने पड़ते हैं। तो अगर मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ही कम होता है और ज़्यादा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि कई बार आपको एक इंस्ट्रूमेंट चलाना पड़ेगा तो हो सकता है उसको आपको ऑपरेट भी करना पड़े, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी करना पड़े। मगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी जो फ़ायदे की बात है कि रिलेटिवली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम होता है। आपको कोई क्लास नहीं लेनी, आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं लेना, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है सिवाय अपनी रिसर्च के। हो सकता है आपको कुछ रिसर्च परचेज वगैरह में काम करना पड़े थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर कुछ लैब के लिए कंज्यूमेबल, तो उसके लिए थोड़ा सा वो करना पड़े। प्लस जैसे कि आप फेलोशिप के लिए आपको बहुत जगह साइन नहीं कराने पड़ेंगे, 2 या 3 लोगों के लिए साइन कराने पड़ेंगे। और क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ़ पीपल बहुत कम होते हैं तो सब एक दूसरे को जानते हैं और आपका काम बहुत स्विफ्टली हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है। जैसे अगर आपको फेलोशिप के लिए भी साइन कराना है तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात है, यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा ये बर्डन तो रहता है, क्योंकि आपको मतलब रिसर्च के अलावा बहुत सारे, जैसे ये डिपेंड करता है कि आप किस सुपरवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं, उनसे कितने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं साथ में। तो जितने प्रोजेक्ट हैं उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बाबू से बात करनी पड़ेगी, काम निकलवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो जिम्मेदारी होती है वो प्रैक्टिकल क्लासेज आपको दे दी जाती हैं। कई बार ये तो मैंडेटरी होता है आपको करना, कई बार फ्लेक्सिबल होता है कि आपके ऊपर है आपको करना या नहीं करना। इसके अलावा कुछ जगहों पे टीचिंग का दे दिया जाता है, कहीं पे टेस्ट कोई हो रहा है, कोई असाइनमेंट दिया गया उसको चेक करने दिया जाता है। तो रिलेटिवली रिसर्च के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिम्मेदारी है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा होती है।
जैसे प्रशांत सर ने बोला, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम ही कल्चर फॉलो किया जाता है। मैं नहीं बोलता कि सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बस मोस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये फॉलो किया जाता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ता है। आपको कंज्यूमर्स मंगाना है, लैब के लिए कुछ इक्विपमेंट मंगाना है, तो वो सब चीज़ें स्टूडेंट ही हैंडल करते हैं। इसके अलावा ट्यूटोरियल की बात हुई कि आपको क्लास लेना है या ट्यूट लेना है या लैब लेना है, तो वो भी लेना पड़ता है। वो वीकली डिपेंड करता है कि आपका क्या मतलब डिपार्टमेंट का क्या प्रोसीजर है कि 6 आवर्स 4 आवर्स, तो आपको करना पड़ता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो फेलोशिप की बात है वो सब चीज़ें ऑनलाइन होती है। आपको पोर्टल पे एक बार अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको सुपरवाइज़र और लैब इंचार्ज और HOD वो अप्रूव करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी मंथली की बेसिस पे अकाउंट में आ जाती है। तो आपको कहीं भागना नहीं पड़ता, किसी डॉक्यूमेंट में साइन नहीं लेने पड़ते। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक अच्छा कल्चर है जो मुझे अच्छा लगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में बात करें, किसी भी IITs में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफ़ी कम होता है। फेलोशिप आपकी हमेशा टाइम पे होगी। वो जो ऑफिस होता है पर्टिकुलर जिस आप डिपार्टमेंट में हो, वो सारी हेडेक उनकी होती है। एक अटेंडेंस फॉर्म जाता है, सिंपली आपको अपने गाइड से साइन करा के आपको ऑफिस में दे देना है, बाकी सारी हेडेक उनकी है। मंथ लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको जो आपकी सैलरी है वो क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी भी IITs में अगर PhD कर रहे हो तो आपको TA सिर्फ ज़रूर मिलेगा। तो वीक में आपको मे बी क्लासेस 2 क्लासेस या मे बी 1 लैब आपको लेनी पड़ सकती है, और डेफिनेटली ये लेनी पड़ती है। तो अगर आपका सुपरवाइज़र ही किसी कोई क्लास ले रहा है या कोई लैब है, तो इस मामले आप लकी हो सकते हो कि लकली आपको उनके साथ काम करने को मिल गया। तो कोई हेडेक नहीं होती, आप अपना रिसर्च करते रहिए, जब उनको ज़रूरत होगी वो आपको बुलाएंगे। आपको कुछ मिड टर्म की कॉपी या सेमेस्टर की कॉपी भी चेक करनी पड़ सकती है, नंबर ऐड करने पड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको TA सिप मिल रही है। तो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से IIT में काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ग्रोइंग लैब है, किसी न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ अगर आप PhD कर रहे हो और लैब अभी डेवलपिंग मोड में है, तो उस टाइम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी रहेगी। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको करने पड़ेंगे, लाइक इंस्ट्रूमेंट मंगाना हो, बिल जनरेट करना हो, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट होता है उस पर काफ़ी हेडेक होता है। उसके बाद ये जो वर्क है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। तो फाइनली ओवरऑल अगर शेड्यूल देखा जाए तो IITs में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है वो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, काफ़ी कम होता है। अब लास्ट जो है हमारा पॉइंट है डिस्कशन का, वो यही है कि PhD डिग्री की वैल्यू और आगे फ्यूचर स्कोप क्या होता है। तो अगर आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से अगर PhD कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी एक बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और आप रिसर्च ही कर रहे हैं तो काफ़ी वैल्यू दी जाती है। लगभग ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो रिसर्च फील्ड के हैं वो इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। ये आपके साथ हो सकता है कि अगर आप किसी अपने चाचा ताया कि वो बताएंगे तो उनको इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पता होगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फेमस होती हैं, IITs बहुत फेमस होती हैं, तो कॉमन पब्लिक को रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती। बट जो भी साइंटिफिक फील्ड के लोग हैं, एकेडमिक के लोग हैं, वो सब इनके बारे में जानते हैं और एक अच्छी वैल्यू रहती है। हालाँकि एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई NRF रैंकिंग आती नहीं है, तो इतना ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि लोगों को बताना पड़ता है कि मैंने यहाँ से PhD करी है। और अगर उसके बाद में स्कोप की बात करूँ तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद आपके पास 2 अच्छे स्कोप आ जाते हैं कि एक तो पहला आप ऑब्वियसली अकेडमी में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्लस इंडस्ट्री, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप डेफिनेटली एक पर्टिकुलर मशीन पे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते हैं। तो हो सकता है कि आपको उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिस भी इंडस्ट्री में हो वहाँ पे भी जॉब मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वैल्यू तो अच्छी है डिग्री की, साथ ही साथ आपको रिकॉग्नाइज़ करा जाता है और आपके पास इंडस्ट्री में जाने के भी ऑप्शन रहते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये डिपेंड करता है कि कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें फैसिलिटीज़ कम हैं, वैल्यूज़ थोड़ा कम है वहाँ से PhD करने के बाद। पर अगर आप कुछ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जैसे BHU हुआ, JNU हुआ, DU हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुआ, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप PhD करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। लोग BHU, JNU इन सबको बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपके पास उसके बाद बहुत सारे चांसेस हैं। आप PhD करने के बाद आप अगर रिसर्च फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं तो आप जो है फॉरेन जा सकते हैं, आप इंडिया में पोस्ट डॉक कर सकते हैं, ये आपके प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप इंडस्ट्री में अगर जाना चाहें तो इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चांसेस हैं। ये डिपेंड करता है, ये प्योरली डिपेंड करता है आपके वर्क नेचर पे कि आपने काम क्या किया है, किस तरीके काम है और वो कितना एप्लीकेबल है, क्या वो इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि इसमें एनर्जी स्टोरेज का बहुत ज़्यादा बूम है, तो अगर आपने सुपर कैपेसिटर बैटरी पे काम किया तो आप सीधे जो है किसी बैटरी के इंस्टीट्यूट में आप जो है रिसर्च इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या आप बाहर जा सकते हैं, फॉरेन में लैब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वहाँ भी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो स्कोप की बात है वो प्योरली डिपेंड करता है कि भाई कि आपका काम कैसा है और
नो डाउट ये तो डिपेंड ही करता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से पीएचडी करी है। जैसा प्रशांत सर ने बोला कि इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस फील्ड में काम करते हो, आपके गाइड का कितना एक्सपीरियंस है और आपके पास क्या क्या फैसिलिटी है। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से कंपेयर टू इंस्टीट्यूट। बट ऑफकोर्स इंडिया में अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का परसेप्शन इतना अच्छा नहीं है। वो लोगों ने ऐसा बनाया है एक्चुअली कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे डिग्री सिर्फ बांटी जा रही है, बट दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। तो इस हिसाब से मैं आई बिलीव दैट कि इसकी वजह से सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छे रिसर्च में काम कर रही है उनका परसेप्शन थोड़ा डाउन हो चुका है। तो लेकिन आने वाले टाइम में आई बिलीव कि ये चीज़ इम्प्रूव होगी जब, क्योंकि रिसर्च में मेनली आप देखा जाता है कि आपके कितने पेपर्स हैं, कौन से जर्नल्स में आए, आपके गाइड का क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या चीज़ें लर्निंग की है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है जहाँ बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आई बिलीव दैट कि अभी इसको मतलब इम्प्रूव होने में, लोगों का माइंडसेट चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात किया जाए तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपका रिसर्च एरिया अच्छा है, आपके पब्लिकेशंस अच्छे हैं, आपके टर्म्स जो हैं आपके गाइड के साथ अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कहीं पे भी एकेडमिया में आपको रहना हो या कि केवल किसी इंडस्ट्री में जाना हो। ऑल्दो कि मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इन मॉडर्न एरा अगर देखा जाए इंडिया का कल्चर तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट का नाम बिकता है यहाँ पे, जो मैंने अभी तक फील किया है कि फॉर एग्जांपल किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें, BHU, JNU या DU में, आप कहीं पे भी इंटरव्यू जाके देखो तो हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे किसी आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो या IIT से हो। तो ये भी एक मैटर करता है, अगर आपका पब्लिकेशंस अच्छे हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से हो आप, तो डेफिनेटली एकेडमिया में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि कोई भी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD किया हो या कहीं से भी PhD किया हो, अगर उसके पेपर अच्छे हैं, उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी है, उसके अपने गाइड के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसको भी अवार्ड मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छी जगह जा सकते हैं। तो एकेडमिया के अलावा इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। तो अगर आपके पब्लिकेशंस अच्छे हैं और इंस्टीट्यूट अच्छा है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो जैसे कि इस डिस्कशन से मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि PhD में इंस्टीट्यूट का नाम या फिर मतलब आप कहाँ से कर रहे हो, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसके साथ कर रहे हो और किस चीज़ पे काम कर रहे हो। अगर आप एक अच्छे रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहे हो, उसमें अच्छा प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हो, अच्छा आउटपुट लेके आ रहे हो, तो आप चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIT हो, चाहे किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो, आपको उसका आउटपुट मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन आपका इंस्टीट्यूट का नाम के लेके हो सकता है, बट एट द एंड यही मैटर करता है कि आपका वर्क क्या था, आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो एक जो लोगों के मन में परसेप्शन है कि मैं यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, अगर आप किसी बड़ी IIT में जाके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में जाके भी अच्छा काम कर रहे हो तो वो आउटशाइन करेगा। इंडिया में थोड़ा सा भी परसेप्शन है इस चीज़ को लेके, बट धीरे धीरे जैसे कि NEP आ गया है, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस जैसे कैम्ब्रिज, MIT के कैंपस इंडिया में खुलेंगे तो लोगों का परसेप्शन भी चेंज होगा, क्योंकि दे आर, आप देखिएगा, और जो US में है MIT इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब होती है, हर चीज़ अच्छी होती है, हर चीज़ वो हो सकती है। सब डिपेंड करेगा आपका काम क्या था, आपने क्या आउटपुट दिया और एट द एंड आप क्या PhD में लेके जा रहे हो अपने साथ। सो इसी के साथ मैं सबको थैंक यू कहूँगा। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू चेतन सर, थैंक यू नितेश। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट कुछ नया लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।